हेलो स्टूडेंट्स, एसपी के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत। वंस अगेन आई वेलकम यू इन द लेक्चर ऑफ एसपी एंड नाउ वी गोना लर्न द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which is what is equity share and explain the features of equity shares। अब इक्विटी शेयर्स का मतलब सिंपल है बच्चों, ओनरशिप शेयर्स। मतलब अगर आपको कंपनी के मालिक बनना है तो आपको ये शेयर परचेस करने हैं। जितने भी बड़े बड़े नाम आप देखते हो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये सभी लोग बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। ये पहले प्रमोटर्स थे, ये कंपनी के मालिक थे, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, कंपनी के काफ़ी सारे शेयर्स इन्होंने अपने पास ही रखे। यही कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, इन्हीं के पास ये सब अधिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं और जिसके वजह से इनको ही कंपनी चलाने का अधिकार मिलता है। तो इक्विटी शेयर जिसके पास ज़्यादा, वो कंपनी के मालिक। मान लो मेरे पास अगर 51% इक्विटी शेयर्स मैंने खरीद लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के, तो मेरा नाम वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट या तो चेयरमैन सब जगह पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी की ओनरशिप की हिस्सेदारी को आपको देते हैं। तो ये हिस्सेदारी पाने के लिए आपको ये शेयर्स परचेस करना बेहद ज़रूरी है। इस शेयर्स के साथ साथ कई सारे ऐसे राइट्स आपको मिल जाते हैं बच्चों, जो आपको ओनरशिप की फीलिंग दिलाते हैं। ओके, तो आइए इक्विटी शेयर्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन तो बच्चों एकदम लॉलीपॉप है, हम मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। मैंने पहले कहा कि ओनरशिप शेयर्स हैं ये, मतलब क्या हो गया, मतलब आप क्या बन गए, कंपनी के ओनर्स, रियल ओनर्स। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए वो सिर्फ मेंबरशिप लेते हैं और फिर अपना पैसा वापस लेके चले जाते हैं। कंपनी का साथ मरते दम तक निभाने वाले जो शेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी मतलब ओनरशिप पकड़ लीजिए आप, ठीक है। नाउ अगर आप ओनर हो तो धंधे में जितने भी खर्चे वो सबका पेमेंट होने के बाद जो बचेगा वो आपका। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप ओनर हो, आपने कोई दुकान स्टार्ट की, तो दुकान स्टार्ट करने के बाद आपको जो भी उसके खर्चे हैं, उसका रेंट है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सामान का जो खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा पे करने के बाद जो बचेगा, वो मान लो आपके पास बच गया 50,000 रुपीज़, तो आपको 50,000 रुपीज़ पूरा आपका, बीइंग अ सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप 2 जन रहेंगे तो फिर 25-25 हज़ार रुपया आ जाएगा। क्लियर? मतलब लास्ट में सब कुछ पेमेंट होने के बाद अगर बचेगा तो आपका, नहीं बचेगा तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलेगा। कर्जा भी चढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा भी होता है बिजनेस में बच्चों की एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और अपना इनकम उसके सामने कम रहता है, तो जेब से वापस पैसे डालने पड़ते हैं, है ना। तो अब इक्विटी शेयर्स के बारे में मैं यही बताना चाहता हूं कि ये लोग कंपनी के मालिक है, और अगर मालिक हैं तो इनका नंबर पहले तो किधर भी नहीं आएगा, इनका नंबर हमेशा लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के मालिक है, जो बचेगा यही लेके जाएंगे। कम बचेगा इनमें बांट दिया जाएगा, ज़्यादा बचेगा इन्हीं में बांट दिया जाएगा, बहुत कम बचेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी भी तो चलानी है ना। सो इन दैट सेंस इफ वी से equity shareholders are the real owners of the company because they take the risk of the company on their shoulders। कंपनी को चलाने का जो जिम्मा है ये लोग उठाते हैं। इन्हीं में से लोग डायरेक्टर्स भी रहते हैं, बन जाते हैं और कंपनी को चलाते हैं। तो पहले वाक्य में सिंपल है बच्चों, 2 पॉइंट आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म करने के बाद, मतलब क्लोज करने के बाद नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट में से रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद, प्रीफरेंस वालों को देने के बाद, सबसे लास्ट में अगर पैसा बचेगा तो इनको मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। मतलब डिविडेंड पाने में इनका नंबर लास्ट में आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, डिविडेंड पाने में इनका नंबर लास्ट में आता है। याद रखो, अकाउंट्स की एंट्रीज मारते समय ये काम में आएगा। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में इनका नंबर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर लास्ट में आता है। ओके, सेकेंड,
कल जाके कंपनी सपोज बंद होने के लिए आ गई, और बंद होने के लिए आई तो सबसे पहले जिनसे हमने कर्जे लिए हैं उनका हम पेमेंट करते हैं, असेट्स बेचते हैं। सभी असेट्स बेचते बेचते सबका पेमेंट हम करते जा रहे करने के बाद अगर कुछ बचेगा लास्ट में, सबका पेमेंट होने के बाद अगर कुछ बचा लास्ट में, तो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। जितना भी पैसा आपने डाल दिया रहेगा अपनी जमा पूंजी पूरी जीवन की, वो भैया मिट्टी में चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरा डायलॉग याद रखो, मिलेगा तो छप्पर फाड़ के, वरना छपरा भी उड़ सकता है इक्विटी शेयर्स में। तो सही कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाएंगे, तो हो सकता है कि आप 2 साल में करोड़पति भी हो सकते हो, या फिर रोडपति भी हो सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो मैंने कहा, यहाँ पे इंग्लिश में दिया है कि डिविडेंड पाने में भी इनका नंबर लास्ट में आता है। खुद का पैसा जो इन्वेस्ट किया है कैपिटल, वो पाने में भी इनका नंबर लास्ट में आता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के मालिक हैं। और इसीलिए पहला वाक्य बच्चों, इक्विटी शेयर्स आर दोज, ये ऐसे शेयर्स होते हैं विच डू नॉट एंजॉय नहीं करते। क्या एंजॉय नहीं करते? एनी प्रायोरिटी, मतलब एनी प्राथमिकता, कोई भी अधिकार एंजॉय नहीं करते। किस में अधिकार नहीं मिलता इनको? इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। याद रखो, हमेशा ये वाक्य बार बार लिखना पड़ेगा बच्चों। इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब हो सकता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होने के लिए जब आती है तभी पैसे मिलते हैं, वरना पैसे कभी मिलते नहीं है। याद रखो एक पॉइंट, इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी कभी भी वापस नहीं करती अपनी जेब से, कभी भी। जब कंपनी बंद होने के लिए आ गई और अगर कुछ पैसे बचे तो मिलेगा, वरना वो मिलेगा नहीं। याद रखो इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वापस एक बार, इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं विच डू नॉट एंजॉय, जो नहीं मिलता उनको। क्या नहीं मिलता? एनी प्रायोरिटी, मतलब कोई भी प्राथमिकता इनको नहीं दी जाती। इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सालाना जो डिविडेंड मिलता है उसमें भी लास्ट नंबर। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी बंद होती है तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी इनका नंबर लास्ट में। क्लियर? अब सेकेंड पैरा जो मैंने दिया है बच्चों, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं, सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड अबाउट द अदर नेम्स बीइंग कॉल्ड। द इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर्स। सामान्य शेयर्स भी इनको नाम से पुकारा जाता है बच्चों, याद रखो। इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। सेकंड, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रिस्क बेयरिंग कैपिटल। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी हमने एक नाम दिया है जिसका नाम है बच्चों रिस्क बेयरिंग कैपिटल। मेरा डायलॉग याद रखो, मिलेगा तो छप्पर फाड़ के, वरना छपरा भी उड़ जाएगा। मतलब रिस्क है, यस, बहुत रिस्क है। और याद रखो, प्रॉफिट इज अ रिस्क बेयरिंग फैक्टर। जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा फायदा। आपके जीवन में जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा आपका फायदा। समझे? आगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय, क्या एंजॉय करते हैं? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग का स्पेलिंग याद हो जाना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजिंग, मतलब इनका रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स होता नहीं है ना। वापस याद करो, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था जितना बचेगा उतना इनका। कल जाके अगर 50 करोड़ बचा तो 50 करोड़ बांट दिया जाएगा। अगले साल 5,000 करोड़ रुपया बच गया तो 5,000 करोड़ रुपया इनमें बांट दिया जाएगा। समझे? तो रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स होता नहीं है। कहाँ फिक्स होता है? प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए फिक्स होता है। इनके लिए हमेशा बदलने वाला रहता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ओन्ड बाय द कंपनी। तो क्या सीखे? हमने ये सीखा, इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, प्राथमिकता नहीं मिलती। किसमें? दो चीजों में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कब होगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होना ऑफ द कंपनी। सेकेंड पैरा कहता है कि उनके कौन कौन से अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इक्विटी शेयर्स का नाम रखा हमने ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम रखा हमने रिस्क बेयरिंग कैपिटल, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का को मिलता है बच्चों फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। नाउ हियर यू नीड टू बाय हार्ट द स्पेलिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग, उसमें गलती करोगे मार्क्स कटेंगे। Definition is one of the most lollipop definitions in the world. I would say that according to section 85(2) of the Companies Act 1956 कहते हैं share is defined as those shares which are not preference shares. ऐसे शेयर जो preference shares नहीं हैं वो equity shares हैं। क्या मजाक चल रहा है ये? जो इंसान
फेल है मतलब वो इंसान पास नहीं है। तू लड़का है मतलब तू लड़की नहीं है ना। मतलब आप समझ रहे, अफर्मेटिव नेगेटिव जो हमने पढ़ा था जिंदगी में वही दिया है यहाँ पे। दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रीफरेंस शेयर्स, मतलब ऐसे शेयर्स जो प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है। तो क्या बचे, इक्विटी शेयर्स। हमेशा याद रखो दो ही प्रकार होते हैं, मेन प्रकार दो ही है शेयर्स के बच्चों। अकाउंट्स में लिखने के लिए आपको दो ही मिलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब जो प्रीफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। समझ में आ गया? वेरी गुड, इतना पढ़ लो अच्छे से, कम ऑन, ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं इसी जोश में। लेट्स प्रोसीड फर्दर बच्चों। नाउ मीनिंग डेफिनेशन होने के बाद ये थोड़ा आगे पीछे हो चुका है। तो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स यू नीड टू राइट। इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स फॉर 10 मार्क्स यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स अलॉन्ग विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन। जब वो कहते हैं ना डिफाइन इक्विटी शेयर्स या व्हाट इज इक्विटी शेयर, देन यू नीड टू राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन। और ये सवाल अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो सिंपल है, डेफिनेशन लिखो या मीनिंग लिखो, दोनों में से एक ही लिखो और मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखो। तो 5 मार्क्स आ गया, 6 पॉइंट होने चाहिए, और 10 मार्क्स आ गया तो कम से कम 10 पॉइंट तो होने ही चाहिए। मैंने यहाँ 12 पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं, so as to give you more knowledge about the equity shares. Okay, so now features of equity shares में बच्चों पहला पॉइंट आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल। यस, मैंने पहले कहा था, याद रखो, इक्विटी शेयर वालों का पैसा कभी भी कंपनी वापस करती नहीं है। नहीं करती है मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया। हाँ, आपने खरीदा और आपको पैसे की ज़रूरत है, आप चले जाओ स्टॉक मार्केट में, कोई बंदा ढूंढो, उसको आप शेयर बेच दो। अभी तो ये सब काम बैंक्स करके दे रही है आपको, मोबाइल ऐप से ही आप अपने शेयर तुरंत बेच सकते हो, पता भी नहीं चलेगा आपने किसको बेच दिया, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मगर कंपनी आपको पैसे वापस देने वाली है नहीं। कंपनी किसके पैसे वापस देती है? कंपनी जो कर्जे लेती है वो वापस दिए जाते हैं। कंपनी प्रीफरेंस वालों से अगर पैसे ले रही है वो कंपनी वापस करती है। इक्विटी वालों का पैसा कंपनी कभी भी वापस करती नहीं है, जब तक उसका धंधा चल रहा है आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो, आपका कैपिटल वहां पड़ा रहेगा, मतलब ऑब्वियसली यूज किया गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला वाक्य पढ़ता हूं बच्चों मैं, कम ऑन। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये मालिकाना कैपिटल है। आगे, इट इज नॉट रीपेड, इसको वापस नहीं किया जाता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के पूरे जीवन काल में ये पैसे बच्चों लौटाए नहीं जाते। दे आर नॉट रीपेड बैक बाय द कंपनी एंड दैट इज वाई इट बिकम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी। तीसरा वाक्य, पहला वाक्य क्या लिखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? क्या है? ओन्ड कैपिटल। दूसरा क्या लिखने का कि इसको वापस नहीं किया जाता पूरे जीवन काल में। इंग्लिश में क्या लिखोगे? इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। और अगर पूरे जीवन काल में ही वापस नहीं कर रहे हो तो बन गया इट बिकम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो भी लॉन्ग टर्म है उसको और एक नाम से पुकारा जाता है, हेंस इट इज राइटली रेफर्ड एज परमानेंट कैपिटल। और इसीलिए बच्चों इसको और एक नाम से संबोधित किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, इसको कहते हैं परमानेंट कैपिटल। नाउ इन द ऑब्जेक्टिव्स, इफ क्वेश्चन कम्स, सेंटेंस कम्स, डैश इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्या लिख के आओगे? इक्विटी शेयर कैपिटल इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड? ओन्ड कैपिटल भी कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल वापस नहीं किया जाता जीवन काल में? इक्विटी शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। परमानेंट कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल। अंडरस्टूड? ताकि ऑब्जेक्टिव कैसे भी घुमा फिरा के पूछेंगे, आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए आपने क्या पढ़ा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों वोटिंग राइट्स। मैंने पहले भी कहा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो दे एंजॉय ऑल दी ओनरशिप राइट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है बच्चों वोटिंग करने का अधिकार। आज देखो, आप आज भारत के नागरिक हो, 18 साल से अगर आप ऊपर हो तो आपको वोटिंग करने का अधिकार है, अपने नेताओं को चुनने का आपको अधिकार दिया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, जो आपको संविधान ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। यहाँ पे भी अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको वोटिंग करने का अधिकार है। कहाँ पे है? कंपनी की कभी भी जनरल मीटिंग्स होती हैं, मतलब जहाँ पे सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, बैंक, ये सब नहीं आते। ओके, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो हमेशा जनरल मीटिंग में आएगा
वोटिंग करेगा, कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर वो अपना जो वोट है वो देगा। ओके, इसलिए पॉइंट आ गया बच्चों वोटिंग राइट्स। क्यों इनको दिया जाता है? तो पहला वाक्य सिंपल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रियल ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। हेंस दे एंजॉय, इसलिए उनको मिलता है जनरल वोटिंग राइट्स। किसमें मिलता है? इन ऑल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। यू मस्ट हैव बीन टॉट इन 11th स्टैंडर्ड अबाउट द मीटिंग्स। जनरल मीटिंग में हमने पढ़ा था बच्चों, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, है ना। तो ये मीटिंग में कौन बैठता है? ये सालाना मीटिंग होती है, या फिर साल में कभी 1-2 बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाई जाती है, क्योंकि कोई इमरजेंसी आती है तब। ये मीटिंग की बेहद इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें मालिक आके बैठते हैं, याद रखो। और इस मीटिंग में आपको वोटिंग करने का क्या दिया गया है? अधिकार। क्यों दिया गया है? अगला प्यारा, इन दिस वे दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बीइंग ओनर्स दे मस्ट गेट राइट टू चूज द ऑप्शंस, है ना। तो इनको अधिकार है तो अधिकार इस्तेमाल करने का मौका भी तो देना चाहिए ना, और इसीलिए इनको वोटिंग का अधिकार दिया है। तो आप चुन लो, अपने डायरेक्टर्स भी आप चुन सकते हो, ऑडिटर चुन सकते हो, डिविडेंड के बारे में बातचीत कर सकते हो, फ्यूचर प्लान के बारे में बातचीत कर सकते हो। मीटिंग में कई सारे विषय होते हैं जिनके ऊपर आप अपनी जो ओपिनियन है, अपने जो व्यूज़ हैं वो रख सकते हो। और जब भी कभी निर्णय लेने का रहेगा तो वोटिंग चलती है, उस वोटिंग में आप अपना वोट दे सकते हो। वोट देने के लिए भी इन्होंने एक प्रिंसिपल, एक रूल रखा है। रूल क्या है? 1 शेयर 1 वोट। मतलब आपके पास अगर 1 शेयर है तो 1 वोट डाल सकते हो, 10 शेयर है 10 वोटिंग कर सकते हो, 1000 शेयर है 1000 वोटिंग कर सकते हो। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि ये कैपिटलिस्टिक मेथड है बच्चों। मतलब जिनके जेब में पैसे ज़्यादा, ऑब्वियसली उनका ही चलेगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग हैं, जिन्होंने स्टार्ट से अपने पास कई सारे इक्विटी शेयर्स खरीद के रखे हैं, उन्हीं का कंपनी में चलता है, क्योंकि उनको ही बार बार चुना जाता है, उनको ऑब्वियसली बहुत सारे वोट्स मिलते भी हैं। तो 1 शेयर 1 वोट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग देखो, लास्ट में PLE आता है बच्चों, आप PAL लिख के आते हो और गलती हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट वापस एक बार, वोटिंग राइट लिखना है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये लिखने का वोटिंग राइट में कि इक्विटी शेयर कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। ओनर्स होने की वजह से उनको क्या मिलता है? उनको जनरल वोटिंग का अधिकार मिलता है। किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? इन द जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। ओके, वो राइट जरा छुप गया है, समझ जाइए, वो वोटिंग राइट है, ठीक है। हाँ, ये राइट उनको क्यों दिया जाता है? कि ताकि वो क्या कर सके? दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के कारोबार में इनका भी योगदान रहे। और नियम ऐसा है कि 1 शेयर 1 वोट इज द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग। फिर आते हैं बच्चों 3rd पॉइंट पे, दैट इज बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो काफ़ी बड़ा है। बोनस शेयर देने वाली कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओल्ड कंपनीज होती है, मतलब जिनको कम से कम 5 से 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं मार्केट में, और इन्होंने काफ़ी सारे पैसे प्रॉफिट के रूप में कमाए, प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा इन्होंने बचा के रखा। ये प्रॉफिट का किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर्स का था, उनको देना चाहिए था, मगर इन्होंने वो पैसा बचा के रखा। इसलिए बचा के रखा ताकि भविष्य में उनको वही पैसा वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिले। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब काम ये करते हैं, ऑब्वियसली बता के करते हैं, छुपा के कुछ नहीं होता यहाँ पे कंपनीज में, याद रखो। तो अब जब 5 साल के बाद मान लो उसमें 100 करोड़ रुपया जमा हो गया, ओके, प्रॉफिट में से निकाल के साइड में निकाल के इन्होंने हर साल मान लो 20-20 करोड़ रुपया निकाला, तो 5 साल के बाद मान लो 100 करोड़ रुपया रेडी हो गया। अब ये 100 करोड़ रुपया कंपनी का एक्चुअली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसका है? नेट प्रॉफिट के बाद का जो पैसा होता है बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है वो। तो ये जो पैसा है ये उनको बांटने के बजाय वो कहाँ रख रहे? सेविंग अकाउंट में डाल के रख देते हैं, मतलब रिजर्व में रखते हैं। जब ये पैसा बढ़ जाता है तब कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स उनको परमिशन दे कि ये 100 करोड़ रुपया वापस वो बिजनेस में लगाए। मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो 100 करोड़ रुपया है ना बच्चों, तो उन 100 करोड़ रुपए के सामने हमें क्या मिलेगा? मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? इसलिए उनको 100 करोड़ के फ्री वाले इक्विटी शेयर्स उनको वापस बांट दिए जाते हैं। मतलब मान लो 1:1 अगर रहेगा रेशो बांटने का, और आपके पास अगर 1000 शेयर हैं
तो आपको बैठे बैठे वापस 1000 शेयर 5 साल के बाद क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मान लो उन 1000 शेयर की कीमत थी 50 लाख रुपया, तो 50 लाख रुपए के एडिशनल शेयर आपको बैठे बैठे बच्चों मिलेंगे। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़। ये पॉसिबल है। और बच्चों एक 1:1 ही नहीं, हमने तो 3:1 का रेशो भी देखा है मार्केट में। 1 शेयर खरीदो, सामने 3 शेयर फ्री मिल रहे हैं, ऐसे भी हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, बोनस शेयर वही कंपनी दे सकती है जो प्रॉफिटेबल है। बोनस शेयर किसको देना चाहिए, मालिक को देना चाहिए। मालिक का नाम क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर के लिए कंपनी आपसे कोई एडिशनल पैसा नहीं ले रही है, इसलिए उसको फ्री गिफ्ट भी माना जाता है। और पूरा जो बोनस शेयर का जो इशू किया जाता है उसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व भी कहते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों इस्तेमाल करना, यूज। किसका यूज किया जाता है, जनरल रिजर्व का यूज किया जाता है। वापस पढ़ता हूं मैं पहला वाक्य बच्चों, ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स। ऑब्वियसली जिस कंपनी के प्रॉफिट कमाने के वादे हैं वो खुद बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेविंग कहां से करेगी। दूसरा, बोनस शेयर किसको देने का, बोनस शेयर आर इशूड ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस, बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देना चाहिए, क्योंकि वो लोग मालिक है कंपनी के। आगे, बोनस शेयर को क्या माना जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बोनस शेयर इज ट्रीटेड एज फ्री गिफ्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कॉमन सेंस से अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक सेंस अगर आप लगा देंगे तो फ्री है क्या, नहीं है। 5 साल तक जो पैसा आपको मिलना चाहिए था इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने बचा के अच्छा ही काम किया, आपको फंसाया नहीं है। मगर अगर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेंस अगर आप लगाएंगे तो एक्चुअली ये फ्री गिफ्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये पैसा जो आपको मिलना चाहिए था इन्होंने बचाया और बाद में उसके बदले में आपको शेयर्स दे रहे हैं। मगर फिलहाल तो आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे ना वो लोग उस शेयर के लिए, इसलिए उसको फ्री गिफ्ट। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों, याद रखो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर को और एक नाम से पुकारा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व। कैपिटलाइजेशन का मीनिंग बताया था मैंने, यूज, उपयोग करना। किसका उपयोग करना, जनरल रिजर्व का यूज किया जाता है कभी भी। मतलब जनरल रिजर्व कम हो जाता है ना, भाई उसमें से पैसा निकालना है 100 करोड़, तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। तो यह याद रखो, आपको जब जनरल एंट्री मारने के लिए बोलेंगे इश्यू ऑफ बोनस शेयर की, समझ जाने का जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बोनस शेयर मतलब बच्चों इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जनरल रिजर्व से पैसा हमने हटा दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसलिए याद रखो, मैथ्स वालों को ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता, एंड दे गेट शॉक इन FY BCom इन 13th या इवन TY BCom तक उनको समझ भी नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये आप लोग को SP के बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की जा रही है, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना। तो ये हो गया बच्चों बोनस शेयर्स के बारे में। 4th पॉइंट दिया बच्चों, इरिडीमेबल शेयर्स। इरिडीमेबल क्यों कहा गया है, मैंने पहले भी कहा था, याद रखो, मेरे डायलॉग से याद रखने हमेशा। पूरे जीवन काल में कंपनी इनका पैसा वापस नहीं देती, मतलब रीपेबल तो है ही नहीं, जो रीपेबल नहीं है वो इरिडीमेबल है ना। इरिडीमेबल मतलब नॉट रीपेबल, वापस लौटाने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ पे एक हाईफाई शब्द आ गया जिसको कहते हैं इरिडीमेबल। क्या कहते हैं, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब नॉट पेएबल। इसलिए पहला वाक्य, इक्विटी शेयर कैपिटल, जब आपने पैसे दिए ना कंपनी को, कंपनी पैसे आपको वापस देने वाली नहीं है, इतना आप समझ जाइए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इरिडीमेबल इन नेचर, मतलब वस्तुतः मुख्यतः ये पैसे लौटाए नहीं जाते। आगे, इट इज नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। डायलॉग्स फिर से आ गया, सेम टू सेम, पूरे जीवन काल में कंपनी ये पैसा वापस नहीं लौटाएगी। तो सवाल तो आएगा ना दिमाग में कि कब लौटाएगी फिर ये पैसा, दिया है वो भी, है ना। तो इट इज रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी जब बंद हो जाएगी और अगर पैसे बचे तो आपके कटोरे में डाल दिए जाएंगे, वरना मिलेगा नहीं। हेंस इट इज कंसिडर्ड एज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये पैसा कंपनी लौटाती नहीं, इसलिए उसको परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। देखो 2-3 सेंटेंस तो वही आ गए जो हमने पहले भी पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 5वां पॉइंट दिया सामने आपके, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। यस, फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलने वाला, हमेशा फिक्स मिलेगा नहीं, जितना ज्यादा बचेगा ज्यादा मिलेगा, कम बचेगा कम मिलेगा, बहुत कम बचेगा नहीं मिलेगा।
समझे? मालिक हो आप, मालिक के जैसा आपका व्यवहार रहना चाहिए, और इसीलिए दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। पहला वाक्य मर गया बच्चों। क्या मिलेगा? दे एंजॉय फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, हर साल बदलने वाला, कोई भी साल फिक्स मिलने वाला नहीं है। क्यों फिक्स नहीं मिलेगा? क्योंकि द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। स्टार्ट से ही बता के रखा है, स्टार्ट से ही आपके सभी चीज़ों के ऊपर प्रोस्पेक्टस में भी लिखा था कि रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स होता नहीं है। तो किसके आधार पे दिया जाता है वो भी लिख के दिया है, द रेट ऑफ डिविडेंड चेंजेस एज पर द चेंज। रेट ऑफ डिविडेंड बदलता है जैसे बदलाव होता है किसमें? इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मीन्स एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएट्स योर डिविडेंड रेट फ्लक्चुएट्स। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में बदलाव आएगा वैसे वैसे आपके रेट ऑफ डिविडेंड में भी बदलाव आएगा। तो नथिंग इज फिक्स, जो फिक्स नहीं है वो फ्लक्चुएटिंग है। वापस एक बार, क्यों फ्लक्चुएटिंग? क्योंकि आप मालिक हो। क्या मिलेगा? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। तो कैसे मिलेगा? तो रेट ऑफ डिविडेंड बदलता है जैसे बदलाव आता है इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये था बच्चों पांचवा पॉइंट। 6 पॉइंट आपके सामने है कैपिटल एप्रिसिएशन। यस, अब कैपिटल एप्रिसिएशन का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों इक्विटी शेयर खरीदने के। कई सारे लोगों के मन में तो यही विचार होता है कि आज मैंने 10 रुपए में शेयर खरीदा और 10 साल के बाद हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1000 रुपया भी हो जाए, और हुआ है ऐसा मार्केट में। देख लो, कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। 2 रुपए का शेयर भी बच्चों 10 रुपया हो चुका है, 50 रुपया हो चुका है, 500 रुपया भी हो चुका है। देयर आर सो मेनी मिरेकल्स हैपेंड इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज यू कैनॉट बी श्योर कि क्या होने वाला है करके। आपको लग रहा है कि यस ये कंपनी बहुत आगे जा सकती है, खरीदो उसके शेयर्स, और खरीद के भूल जाओ, हो सकता है कि अचानक वही आपका हजारों रुपया बन जाएगा करोड़ों रुपया। Why? Because there is capital appreciation in the value of equity share। जैसे देखो, आप जिंदगी में जैसे ही बहुत अच्छा काम करते जाएंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छा कोर्सेज करोगे, बहुत अच्छा नाम कमाना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों के मन में अच्छी भावनाएं आना स्टार्ट होंगी। आपके बारे में, आपके पीछे लोग हमेशा तारीफ करेंगे। कंपनियों के साथ भी यही होता है बच्चों। अच्छा क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज बेचना चालू कर दिए, अच्छा सर्विस देना चालू कर दिए, ऑब्वियसली कंपनी की शेयर्स की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों? बढ़ना स्टार्ट होती है। और उसके साथ कई सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं कि प्रगति हो रही है अपने देश में, अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं अपने देश में, फॉरेन कंट्री में भी आपकी सेल बढ़ रही है, फॉरेन मार्केटिंग में बहुत अच्छा वातावरण है। इसके वजह से जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पे भी आपके शेयर्स के दाम क्या होते जाते हैं बच्चों? बढ़ते जाते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन वजहों से आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में एप्रिसिएशन आता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज। आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चों डिक्रीज इन द वैल्यू, है ना। आपके मोबाइल ने, आपने नया मोबाइल खरीदा, बराबर, उसके बाद 1 साल के बाद बेचने के लिए चले जाओ, आपको उतनी वैल्यू तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने यूज़ किया मतलब वेयर एंड टियर हो गया, उसका वेयर एंड टियर हो गया तो वैल्यू गिर जाती है। तो आपने डिप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपने पढ़ा रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एप्रिसिएशन मतलब जो जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है उस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू हो सकती है, मगर कब हो सकती है? आइए अंदर घुस के देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर्स में इंक्रीज इन द स्टॉक मार्केट। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मैंने बोला था बच्चों। इक्विटी शेयर्स के ही दाम ऐसे दाम होते हैं बच्चों जो मार्केट में बढ़ सकते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू पॉजिटिव चेंजेस, लाइक जैसे कि सकारात्मक बदलाव होते गए। कौन से? जैसे कि पहला, हायर प्रॉफिट्स। यस, कंटिन्यूसली कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमाते जा रही है तो ऑब्वियसली मार्केट में तो ये तो न्यूज़ आ ही जाएगी ना भाई, ये कंपनी तो लगातार 3 साल से प्रॉफिट कमा रही है, खरीदो इसके शेयर्स। तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, कम है, तो प्राइस ऑफ शेयर विल इंक्रीज। सेकंड, हाई रेट ऑफ डिविडेंड, इसके ऊपर भी नजर रहती है। कंपनी आपकी बार बार प्रॉफिट कमा रही है अच्छा, तो रेट ऑफ डिविडेंड अच्छा देगी। हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूसली दे रही है। पॉजिटिव इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छे बदलाव आ गए। पॉजिटिव पॉलिटिकल चेंजेस, अपने भारत देश में अच्छे पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, अच्छी पॉलिसीज आ गई।
मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, इन सब पॉलिसी में अच्छे बदलाव हो गए तो आपके शेयर्स के दाम बढ़ सकते हैं। और इसीलिए दिया लास्ट में बच्चों, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इसीलिए कई सारे एग्जाम्पल है, मैं देना चाहूंगा जब अपने लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा मैं वहां पे। यहाँ पे आपकी वेल्थ बिना काम किए ऑटोमेटिकली क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लोगों ने जहाँ पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ऐसा 1 लाख रुपया बच्चों उनका 7 करोड़ रुपीस भी हो चुका है। ऐसे मिरेकल्स अपने स्टॉक मार्केट में होते हैं। तो इन वजहों से, इन कारणों की वजह से शेयर्स के, इक्विटी शेयर के दाम में बढ़ोतरी आ सकती है। ठीक है, तो ये बच्चों 6 पॉइंट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।